हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें लेसन नंबर 15 पॉलीमर बहुलक। तो बहुलक के बारे में हमने अध्ययन किया है, जिसमें हम इसके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं बहुलकन या बहुलीकरण की प्रक्रिया, यानी कि बहुलक किस प्रकार से बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, यानी बहुलक बनने के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पे हम बहुलीकरण या बहुलीकरण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अनेक एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ करके बहुलक बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुलीकरण। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा है कि बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया और एक होती है संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया। पहले प्रकार की जो बहुलीकरण की प्रक्रिया थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया, और योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के अंदर हम पहले जो प्रकार की थी वो हम पढ़ रहे थे मुक्त मूलक बहुलीकरण। सामान्य प्रकार है ये मुक्त मूलक बहुलीकरण का, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। मुक्त मूलक बहुलीकरण ये सामान्य यही प्रकार है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब यूज होता है, या बहुत सारे बहुलक इसके इसी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके लिए ना एक प्रारंभिक पदार्थ इसके लिए, किसके लिए, मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक पदार्थ जो है उसकी आवश्यकता होती है, और ये प्रारंभिक पदार्थ होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक, ये इसके लिए क्या होता है, प्रारंभिक पदार्थ होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। अभी इसकी संरचना बनाएंगे। तो इसका जो एग्जांपल हमने लिया था क्या है, पॉलीथीन का बनना इसी बहुलीकरण का उदाहरण है। पॉलीथीन का बनना ये इसी बहुलीकरण का उदाहरण है। बहुलीकरण का उदाहरण है, ठीक है। पॉलीथीन का बनना इसी बहुलीकरण का उदाहरण है। अब देखो कैसे बनता है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, किस प्रकार से बहुलीकरण होता है और कैसे बनता है। तो एग्जांपल है एथीन। एकलक इकाई होती है पॉलीथीन की एथीन, ठीक है, इसे एथीन बोलते हैं। अब ये एकलक इकाई है, अर्थात इस प्रकार की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ेंगी और क्या बनाएंगी, बहुलक बनाएंगी। ठीक, और इस प्रक्रिया द्वारा बहुलक बनेगा। तो इसके लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, प्रारंभिक पदार्थ की, और प्रारंभिक पदार्थ कौन होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो देखो यहाँ पे एन इकाइयां, इसकी एन इकाइयां जुड़ेंगी तभी तो बहुलक बनेगा। तो इसी प्रकार की एन इकाइयां आपस में जुड़ेंगे। देखो इसमें पाई बंद है। योगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये होना जरूरी है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसके लिए क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड प्रारंभिक पदार्थ, जो क्या करेगा, अब ये अक्रिय है, एक तरह से क्रिया नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक पेरोक्साइड, यदि बेंजोइल पेरोक्साइड का उपयोग किया, बेंजोइल पेरोक्साइड ये होता है भाई C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड। C डबल बॉन्ड O के बीच में फिर एक सिंगल बॉन्ड, इसीलिए पेरोक्साइड होता है, क्योंकि दो O के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि O आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दो O के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। C डबल बॉन्ड O C6H5 ये होता है, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या है ये, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। इसकी उपस्थिति में जब इस एथीन को अभिकृत करवाया जाता है, एथीन के एन अणु को अगर अभिकृत करवाया जाता है, क्रिया करवाई जाती है, तो ये पाई बॉन्ड टूटता है, इसका और इसका, दोनों के मध्य का पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इन दोनों की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और दोनों वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये एन अणु आपस में इस प्रकार के एन अणु जो है वो आपस में यहाँ पे जुड़ेंगे और एथीन से क्या बना देंगे, पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी पॉलीथीन बन जाएगी। इस प्रकार से पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है इसमें ये प्रारंभिक पदार्थ है। कैसा है ये, प्रारंभिक पदार्थ। इस प्रारंभिक पदार्थ की इसके अंदर आवश्यकता होती है, ये प्रारंभिक पदार्थ है। अब देखो
ये हो गया मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें प्रारंभिक पदार्थ बेंजोइल पेरोक्साइड होता है पॉलीथीन के बनने। तो यह प्रक्रिया कौन सी, मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है या 3 चरणों में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। अर्थात इस प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, 3 चरण, ठीक है, 3 चरणों में संपन्न होती है। क्योंकि मैंने योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के अंदर बताया था, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के अंदर बताया था कि योगात्मक बहुलीकरण 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद और तीसरा श्रृंखला समापन पद। तो 3 पदों में ये संपन्न होती है। तो अब यहाँ पे देखो इसके 3 पद कौन से, इससे ये बनने के 3 पद कौन से, 3 चरण कौन से हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि इसके 3 चरण पढ़ते हैं। तो पहला चरण देखो क्या होगा, किस प्रकार से ये बनेगा, पहले सबसे पहले क्या होता है फिर ये बनेगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये लो मैंने मिटा दिया। तीन चरणों में संपन्न होती है। चरण फर्स्ट, पहला जो चरण है या पहला पद है, ये देखो प्रथम पद है। और ये प्रथम पद जो है ना वो है श्रृंखला प्रारंभिक पद या प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन पद। यानी सबसे पहले क्या होगा, श्रृंखला का प्रारंभ होगा। अक्रिय जो एथीन है वो एक सक्रिय यानी क्रियाशील एथीन के अंदर परिवर्तित होगा। कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो श्रृंखला प्रारंभ पद है इसके अंदर जो प्राथमिक पदार्थ है वो कौन है, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, यह है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है इसको गर्म करेंगे, ये गर्म होगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी है ये गर्म होगा, ये इसको गर्म करेंगे, etc। अब देखो यार ये पेरोक्साइड के बीच का ये बंध टूटेगा भाई, और कैसे टूटेगा, इसकी उपस्थिति में, इस प्रकार से जब ये बंध टूटेगा तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने इलेक्ट्रॉन को बंध के को लेकर के अलग हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के, अर्थात इसने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, इसने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने लेकर के पृथक हो जाएंगे। और यहाँ पे ये बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O के ऊपर अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि एक जो फ्री रेडिकल इसका इसके ऊपर आ जाएगा, और दूसरा के ऊपर देखो यहां से टूटेगा, दूसरा भी ऐसे ही सेम, देखो ये तो सेम C6H5 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या लगा दे, मैं 2 लगा देता हूं, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, ये बन गया बेंजोइल, बेंजोइल मुक्त मूलक। देखो मुक्त मूलक यहाँ पे O के ऊपर रेडिकल, बेंजोइल मुक्त मूलक, बेंजोइल मुक्त मूलक, ये बन गया भाई। अब देखो इस बेंजोइल मुक्त मूलक से अब फिर वापस से वही यही क्रिया करेगा, वापस से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से ये गर्म करेंगे, इसको वापस से होगा। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला बंध भी टूटेगा। अब जब ये वाला बंध टूटेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के पृथक हो जाएगा, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के पृथक हो जाएगा। तो एक मुक्त मूलक तो कहां जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यानी इसका फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा और इसका फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बंध बना लेंगे। तो ये बनेगा भाई C6H5 पे, ये तो हो गया फेनिल, और इसके ऊपर क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल। क्योंकि C6H6 हो जाता है तो बेंजीन हो जाता है, लेकिन एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर रहेगा।